बाकी यही बैठे रहेंगे, ठीक है। सरपंच जब आएगा तो किसी को आपकी रिकॉर्डिंग होगी। ढंग से बैठना, किसी लड़की ने ऐसे नहीं बैठना। सीधे बैठो। नाम ज्योति, रोल पंच। नाम मोनिका, रोल पंच। नाम दिव्या, रोल पंच। नाम रोशनी, रोल पंच। नाम उषा, रोल पंच। नाम सुषमा, 7वां वार्ड नंबर। नाम शशि, रोल पंच। नाम रक्षा, रोल पंच। नाम दीक्षा, रोल पंच। नाम क्या नाम है? LAM। आपका नाम? प्रियंका। एलम क्या होता है? एलम एलम गाँव बिजली में बिजली अधिकारी। क्या नाम है? तुषार। क्या क्या रोल करोगे? पटवारी। पटवारी का क्या काम होता है? सभी जमीनों के बारे में, जमीन के आय व्यय का ब्यौरा। क्या नाम है? कोमल। क्या क्या रोल करोगे? SHO का। SHO का क्या काम होता है? SHO थाने का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और काम क्या होता है उसका? काम वो सर गुंजन। ADO, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या काम होता है ADO? सर कृषि के बारे में, खेती के बाड़ी के बारे में बताना, और अगर कोई मुसीबत है तो उसकी परेशानी का हल निकालना। मुसीबत किसकी? फसल की या किसान की? सर किसान की। फसल की हो तो सर फसल ADO को काम, फसल में बीमारी पड़ जाए तो बीमारी को डायग्नोस करके किसान को बताना कि ये एक फसल की बीमारी है, ये दवाई छिड़कनी है। ये काम होता है ADO का। ओके। ADO को क्या कहेंगे फुल फॉर्म में? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदी में क्या हुआ इसका? कृषि विभाग। कृषि सर ये ऑफिसर है? कृषि विभाग। कृषि विकास अधिकारी। क्या हुआ? कृषि विकास अधिकारी। ये सीखने में बता रहा हूँ मैं, इसलिए आपको क्यों कहेगी? फर्क है ना। अब देखो एक छोटी सी बात पर हमने कितनी बातें सीख ली। ये काम है सोचने का, एक तरफ कभी नहीं सोचना। शिवानी। क्या रोल करोगे? सर डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर। पशुओं का डॉक्टर। यस। क्या काम होता है पशुओं के डॉक्टर का? पशुओं के डॉक्टर का काम क्या होगा? सर हाँ बोल 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 बोल। सर जैसे कि पशु कोई भी बीमार हो जाता है, उनको दवाई देना सर। बीमार हो जाए तभी दवाई देनी है या बीमार ना हो इसके लिए कोई सुझाव भी देने हैं? यस सर। किसको देंगे सुझाव? पशु को? किसको देंगे? जो पशु रहते हैं। गांव के लोगों को। किसको देंगे? गांव के लोगों को। क्या नाम? ममता। ममता। ममता क्या करेगी? डॉक्टर सर। किस चीज़ का? सर इंसानों का। इंसानों का? यस सर। क्या काम होगा डॉक्टर का गांव में? सर जैसे सर कोई गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है सर, उनकी देखभाल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर सुझाव देने, मतलब उनकी जानकारी, भाई क्या करना चाहिए उनके बारे में। वेरी गुड। ज्योति तो डॉक्टर, क्या नाम ज्योति बताया? ममता। ममता तो डॉक्टर पड़ेगी भाई।
पूनम नाम है। हाँ जी, प्रिंसिपल का रोल है। क्या काम होता है प्रिंसिपल का स्कूल में? प्रिंसिपल का काम होता है कि स्कूल में रख रखाव करना, अनुशासन बनाना, काम सही ढंग से हो रहा है उसको देखना, सारी जिम्मेवारी प्रिंसिपल की होती है स्कूल चलाने की। हाँ जी। तो आपको प्रिंसिपल बना दे एक दिन का, तो क्या सुधार करना चाहोगे ज्योतिका स्कूल में? ज्योतिका स्कूल में आपको मान लिया आज आपको प्रिंसिपल बना दे, तो एक दिन के लिए ज्योतिका में क्या करना चाहोगे आप? एक तो अनुशासन पर काम करना चाहोगे। हाँ, और क्या करोगे अनुशासन के बारे में? अनुशासन मतलब कि जो बच्चे मतलब पढ़ाई में वीक है उनके लिए थोड़ा कोई सुधार करना, और जो मतलब टीचर्स हैं जो मतलब कुछ पढ़ाते नहीं है उनके ऊपर मतलब थोड़ा सा खिंचाई करना, और थोड़ा सा जो साफ सफाई है उसका थोड़ा सा। और जो अनुशासनहीन बच्चे हैं उनका क्या करोगे? अनुशासनहीन का मतलब उनको थोड़ा समझाएंगे, अगर समझ गए थोड़े दिनों में तो ठीक है, वरना उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनकी शिकायत करेंगे। पेरेंट्स को बुला के उनकी शिकायत करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या रोल करोगे? सचिव का। क्या होता है सचिव? सचिव गांव का लेखा जोखा और गांव का रिकॉर्ड रखता है। गांव का रिकॉर्ड रखता है? हाँ, गांव का। और लेन इसको देन सरपंच का सहायक क्यों कहते हैं? सरपंच मतलब आधी जिम्मेवारियां सचिव के पास होती है, जैसे गांव का रिकॉर्ड रखना, ये गांव, ताकि सरपंच गांव के विकास में ज़्यादा समझदारी कर सके। कितने साल के लिए चुनाव होता है गांव में सरपंच का? 5 साल। 5 साल के लिए। और आपके गांव में पंच कितने हैं? 20 है। वार्ड 20 वार्ड है। हाँ, 20 वार्ड, 20 हाँ सरपंच साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। नाम क्या है आपका? कशिश। कशिश, कब चुने गए थे आप? सर चुनाव लास्ट बार कब चुनाव हुआ था पंचायत का? पिछले साल। पिछले साल हुआ था? 22 में हुआ था सर। 22 में, यानी 3 साल हो गए। हाँ, अब आगे कब होगा? 27 में हो जाएगा सर। 27 में हो जाए तो कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद। आपके जो पंच हैं वो आपके कहने से कार्य कर रहे हैं क्या? कई आपके पक्ष में कितने हैं? सर 15 एक हो गए, 5 आपके विपक्ष में? ठीक है। मैं विद्यालय की तरफ से जजेस श्री जगदीश जी बराज, श्री सुरेश जी और हमारे गांव के मौजूद सुरेंद्र जी जो आए हुए हैं, क्योंकि सरपंच साहब और एसएमसी का जो प्रधान है वो बाहर थे, उनसे मैंने बात की थी, वो बाहर थे, तो सुरेंद्र जी आए हुए हैं। इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो ये युवा ग्राम पंचायत हमारे बच्चों ने की, मैं जजेस को बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये केवल मात्र जो कुछ भी हुआ है इसमें 95% जो ये बच्चे बैठे हैं और जिन्होंने 10 बच्चों ने जो रोल किया है, ये सारा इन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। मैंने केवल एक दिन लिख के थोड़ा दिया था और ये सब कुछ इन्हीं बच्चों के द्वारा तैयार किया हुआ है। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि एक रात के अंदर इतना कुछ हो जाएगा। कल हमने तैयारी शुरू की थी, रिहर्सल शुरू की थी और आज ये प्रोग्राम होना था और इन बच्चों ने जितनी उम्मीद मैं कर सकता था उससे कई गुना ज़्यादा हमारे को करके दिया है। मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस सरपंच की जजेज ने प्रशंसा की है, कल आखिरी टाइम में भी इन्हीं बच्चों में से इन्हीं बच्चों ने कहा था कि सरपंच बदल दो सर। सच्चाई की बात यह है, कल ही कहा था कि सरपंच बदल दो जी। मैंने कहा बेटा अब सरपंच बदलने में टाइम कौन रहे हो, सरपंच तो यही रहेगो, अब तो इसी सरपंच पर है। और जाते हुए मैंने इसको कहा था
कि कशिश बेटा देख लेना, तेरा रोल ही है सारा, क्योंकि ज़्यादा इसी को लिख के दिया था क्योंकि टाइम नहीं था, नहीं तो टाइम के हिसाब से और बच्चे भी हमारे का हैं जो तैयार हो जाते, परंतु उनको तैयार करने में हम सफल नहीं रहे। क्योंकि जो मेन बात है ना, हमारे बच्चों में मैंने देखा है कि कहावत है ना कि, और फिर क्या होता है जो आम तौर पर चलती है, जगदीश जी ने भी बताया था कि भाई ये नहीं बस की बात जी, ये नहीं करते जी, और इतना कहने से हमारा काम चल जाता है। तो बेटा भविष्य तुम्हारा है, अगर इस 12 घंटे 24 घंटे की जो मेहनत इन 10 बच्चों की है उससे अगर आप सीख लो तो हमारे स्कूल के जो 618 बच्चे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। यूपी का एक गांव है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि उस गांव जोधगांव गांव के सुरेंद्र खींची जी जो सरपंच महोदय के परिवार में से हैं और खुद ही समाज सेवक हैं, गांव के उस स्कूल के लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम भी करवाए हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ सर, क्या बताना चाहो गांव के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे गांव ने हमारे सबसे बड़ी, मान लो आज तक की जब तक से पंचायत बनती आ रही है, सबसे बड़ी जीत दी है। तो जितनी बड़ी जीत दी है तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। जो भतीजा सरपंच जो चुना है गाँव वालों ने, वो भी JBT और ग्रेजुएशन है। तो जैसे हम बने भाई, चाहे वो सबसे पहले शिक्षा का मामला था, हमने स्कूल में साइंस स्ट्रीम, प्लस सबसे बड़ी बात थी कि बोर्ड टूटा, बोर्ड मान लो सरकार ने विड्रॉल कर दिया था, तो हमने मैट्रिक और +2 का बोर्ड भी यहाँ लिया है, जिससे बच्चों को आसानी होगी। सर चाहे गांव के अंदर खेतों की सड़कें हैं या रेलवे स्टेशन की बात थी, या सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव के अंदर आज के टाइम में बच्चों को कंपटीशन के लिए, लाइब्रेरी के लिए बाहर जाना पड़ता था। और हमारे 33 गांव है हमारी विधानसभा में, हमारे जोधगांव के अंदर पहली लाइब्रेरी हमने बनाई है। और अभी हरियाणा सरकार, ये जो अपने मीनू बेनीवाल है, इन्होंने, हम मिले भी थे, बोले भी आपको कुछ सविता पूनिया के नाम से आपके गांव में डेवलपमेंट कराएंगे। तो उन्होंने हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स लाइब्रेरी हमारे गांव को देने का किया है कि जो अब अप्रैल तक बन के तैयार हो जाएगी, वो स्कूल परिसर में बनवाई जाएगी, जैसे खिलाड़ियों को भी काम आए उसमें पढ़ने के लिए। दूसरा, उसके साथ साथ स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चे भी यूज़ कर सकें। और दूसरा सर, ये जब जो जितना डेवलपमेंट की काम की बात आती है, सबसे पहले गांव का सहयोग रहता है, गांव का और ग्राम पंचायत के जो पंच साहिबान है, इन लोगों का भी बहुत साथ रही है, तो जिससे मान लो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और स्कूल के प्रति, स्कूल हमारा सबसे जो एक घोषणा पत्र हमने गांव वासियों के बीच में रखा था, 14 पॉइंट बनाए थे। स्कूल का पहले था, स्कूल का आप चाहे स्कूल के बच्चों से पूछ लो या स्कूल प्रशासन से पूछ लो, हम हर तरह इनका सहयोग कर रहे हैं। और ये भी हमसे बढ़ के अपना हमें भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, सारा ग्रामवासी ध्यान हो, सुनो। कल सवेरे 10 बजे अपने गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधगांव में ग्राम सभा को आयोजन होएगा। तो भी के अंदर सारा ग्रामवासी सादर आमंत्रित है। सारा ने बड़े जरूर पुगना है और आप अपनी समस्या बतानी है। एक बार और सुनो, कल सवेरे 10 बजे अपने गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधगांव में ग्राम सभा को आयोजन होएगा। भी में सारा ग्रामवासी सादर आमंत्रित है। सारा ने बड़े जरूर पुगना है और आप अपनी समस्या बतानी है। जरूर आना है सारा ने, जरूर। धन्यवाद। मेंबर जी, आप क्यों आए हो यहाँ ग्राम पंचायत में? कोई गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, तो इस बारे में हम कुछ विचार करेंगे। प्रिंसिपल साहब, आप क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और मुझे स्कूल की समस्याओं के बारे में सरपंच साहब के साथ विचार करना है। अंशल जी, आप क्या बात रखना चाहेंगे ग्राम पंचायत? गांव में जो काम चल रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे, हम उस पर आज विचार करेंगे। सरपंच साहब, आप भी रखें कोई बात। इस
सभा में हम पिछली बैठक की कार्यवाही के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे। युवा ग्राम सभा में हमारे शिक्षकगण और जजेस का पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। ये हमारे गांव के सचिव मनीषा जी, पंच दिव्या जी, पंच ज्योति जी, पंच मोनिका जी, पंच रोशनी जी, पंच उषा जी, पंच सुषमा जी, पंच शशि जी, पंच रक्षा जी और पंच दीक्षा जी, प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर मैम, एडीओ मैम और एसएचओ साहिबा, पटवारी सर और एलएम मैम। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गांव के स्वर्गीय श्री तेजपाल जी के सुपुत्र श्री राजेंद्र जी का आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे गांववासी व पंचायत के सभी सदस्यों को बहुत ही दुख पहुंचा है, क्योंकि वे हमारे गांव के बहुत ही ईमानदार व सज्जन व्यक्ति थे। श्री राजेंद्र जी का निधन हम सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। वो मेरे मार्गदर्शक थे, उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध भी थे। जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं उनके पास जाती थी और वो मेरी हर परेशानी को हल करवा देते थे। उनका निधन हम सभी ग्रामवासियों के लिए असहनीय है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम सभी उनकी आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ग्राम सभा की पिछली बैठक कार्यवाही आपको ज्योति जी पढ़कर सुनाएगी। आदरणीय सरपंच जी, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम सभा की पिछली बैठक 22 नवंबर 2024 को हुई थी। उसमें गांव के विभिन्न मामलों को उठाया गया था। यह वो मामले हैं जिनमें गांव के विभिन्न मामलों पर हामी भरी गई थी। स्कूल के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई व सफाई व दीवार निकालना, स्कूल के साथ वाली सड़क को पक्का करना, गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए ई लाइब्रेरी का निर्माण करवाना, रामदेव जी मंदिर में शेड का निर्माण करवाना व फर्श पक्का करवाना, सुभाष चौक पर पानी की निकासी की व्यवस्था करवाना, गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना, तालाब के चारों तरफ सड़क बनवाकर स्ट्रीट लाइट लगवाना, पार्क में व्यायाम के उपकरण लगवाना, स्कूल के निर्माण अधीन अधूरे पड़े कमरों को पूर्ण करवाना, गांव के शौचालयों की सफाई व देखरेख की व्यवस्था करना। ये वो मुद्दे हैं जो पिछली बैठक में उठाए गए थे। धन्यवाद। सज्जनों, ज्योति जी ने जो पिछली बैठक के मामले चर्चा में लिए हैं, मैं अब उनके बारे में लोगों को अवगत करवाऊंगी कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जो कार्य चल रहे हैं। तालाब की खुदाई और सफाई हो चुकी है, दीवार भी निकलवा दी गई है और तालाब के पास सड़क इंटरलॉक से बना दी गई है, स्ट्रीट लाइट लग गई है और सारा कार्य पूर्ण हो गया है। थोड़ी बहुत कमी है, वो भी हम जल्दी पूरी कर देंगे। स्कूल की साथ वाली सड़क का निर्माण लगभग पूरा ही हो गया है। गांव में जो खेतरपाल मंदिर है, उसके पास हमने ई लाइब्रेरी का निर्माण किया है, जहां हमने वाईफाई और एसी की सुविधा की है, जिससे बच्चे गर्मी में भी आसानी से पढ़ाई कर सके। हमारे गांव के बच्चे बहुत ही लगन से ई लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं। रामदेव मंदिर में हमने शेड का निर्माण कर दिया है
और फर्श का कार्य चल रहा है। गांव में सुभाष चौक के पास जो पानी की निकासी का कार्य है वो हमने अस्थायी तौर पर कर दिया है। स्थायी तौर पर वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी माननीय कोर्ट में उसका फैसला दर्ज है। अगर वो फैसला सुलझ जाएगा तो हम जल्द ही स्थायी तौर पर पानी की निकासी का स्थायी तौर पर पानी की निकासी का मामला सही तरीके से कर देंगे। गांव में स्ट्रीट लाइट लग गई है हर जगह, अगर जहां नहीं लगी है वहां हम जल्द ही लगा देंगे। गांव में पार्क में व्यायाम की मशीनें हमने रखवा दी है और गांव में हमने जिम बनाकर भी तैयार कर दिया है। जो स्कूल में अधूरे कमरे हैं उनका भी हम कार्य जल्द ही पूर्ण करेंगे। हमने और प्राचार्य महोदय ने डीसी साहब से बात की है कि वो कमरे अधूरे हैं, परंतु 3 साल से उन कमरों के लिए कोई पैसे नहीं आ रहे। अगर हम सभी गांववासी चाहें तो मिलकर इन कमरों को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि इस विद्यालय में हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं। सरपंच साहिबा, मैं भी अपना विचार रखना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में जो तालाब है उसकी खुदाई भी हो गई है, उसकी सफाई भी हो गई है, दीवारें भी बन गई है, सड़कें भी बन रही है और लाइटें भी लग गई है। लेकिन सड़क और दीवार जो बनी हैं उनकी क्वालिटी और बनावट में बिल्कुल भी सफाई नहीं है और जो दीवारें बनाई गई है उन पर तराई का काम नहीं किया गया है। तराई ना करने के कारण उन पर लगी सीमेंट हाथ लगाने से राख की तरह उतर रही है और उन पर लगी ईंटें अपने आप नीचे गिर रही हैं। तालाब में जो पानी है वो इतना गंदा हो गया है, बीमारी के डर से लोग अपने पशुओं को वहाँ लेकर भी नहीं आ रहे हैं और जो सड़कें अभी तक पूरी तरह बनी भी नहीं, उनसे पहले वो जगह जगह से टूटी हुई है। काम तो ठीक हो रहा है आंचल जी। ठेकेदार से मैंने पहले ही कह दिया था कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। जो सड़क टूटी हुई है वो इसलिए टूटी हुई है क्योंकि हम वहाँ पर पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, बाद में वो सड़क हम पक्की बनवा देंगे। और तालाब इसलिए गंदा है क्योंकि हमने अभी वहाँ खुदाई करवाई है, जिस कारण वो ज्यादा गहरा हो गया है और पानी कम है, इसलिए वो गंदा दिखता है। और इस बार बारिश भी नहीं हुई जिस कारण इसमें पानी भरा जा सके, और नहर भी बंद है। अगर हम अनुरोध करेंगे कि नहर चलवाकर हमारे तालाब का पानी साफ किया जाए और सभी नालियों का पानी भी हमारे तालाब में ही आता है। आदरणीय सरपंच साहिबा, पटवारी के लिए डीसी साहब से मिलकर बैठने की बात की जाए। हमारा गांव बहुत बड़ा है, किसानों को पटवारी के बिना बहुत मुश्किल होती है। लोगों को पटवारी से मिलने के लिए चोपटा जाना पड़ता है, इसलिए हमारे गांव में बस भी नहीं चलती है। इसलिए हफ्ते में एक बार गांव में पटवारी बैठना ही चाहिए। मैं अपने साथी पंच व गांव के प्रबुद्ध नागरिक श्री सुरेंद्र जी तथा श्री रणवीर जी के साथ डीसी साहब से मिलकर आई हूँ। डीसी साहब हमारी परेशानी को समझते हैं, पर तहसील में पटवारियों की संख्या कम होने के कारण पटवारी कई गांवों का कार्य एक ही गांव में बैठकर करता है। हमने पटवारी जी से अनुरोध किया है कि वो सप्ताह में एक दिन हमारे गांव में आने का कष्ट करें, और ताकि हमारे किसान भाइयों को वहां जाकर अपना कार्य कराने में कोई कठिनाई ना आए। और पटवारी जी ने कहा है कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि एक सप्ताह में एक बार आपके गांव में जरूर आऊं। सरपंच साहब, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि मुझे एक गांव के साथ 4 गांव की पटवारी दी गई है, और आपके गांव की समस्याओं और आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए मेरी यह कोशिश रहेगी कि हफ्ते में एक दिन मैं आपके गांव में जरूर बैठूं। धन्यवाद पटवारी जी। अपने गांव में जो सफाई कर्मचारी है वो अपना कार्य पूरे ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर उनको कार्य के लिए कहा जाता है तो वे उल्टा जवाब देते हैं। क्यों न हम बीडीपीओ साहब से बात करके उनका तबादला करवा दें। शेरपुरा वाले कर्मचारियों को डिंग मंडी वाले कर्मचारियों को जोधका और जोधका वाले कर्मचारियों को शेरपुरा भेज दिया जाए। दिव्या जी, ये प्रश्न एक बार ब्लॉक की मीटिंग में भी उठा था, पर
सफाई कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है और इनकी यूनियन है, जिन कारण हम इनका ट्रांसफर तो नहीं पर हम इन्हें समझा सकते हैं कि ये सही ढंग से सफाई करे और भविष्य में इनकी कोई शिकायत ना आए। हम आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में कोई भी हमारी शिकायत ना आए। धन्यवाद। गांव की सफाई तो हम सब लोगों को मिलकर ही करनी होगी, एक दो के करने से नहीं हो सकती। अगर हम हमारे घरों से निकलने वाले पानी के साथ कूड़ा आदि नालियों में न आने दें तो समस्या होगी ही नहीं। हमारा गांव तो वैसे भी बहुत ऊंचा है, नालियां वैसे ही साफ हो जाती हैं। कागजात लेकर पंचों को दीजिए चौकीदार साहब। अब हमारे ग्राम सचिव मनीषा जी आपको आय व्यय का ब्यौरा देगी। आदरणीय ग्राम वासियों व सरपंच साहब, जैसे कि आपको पता है हमें पिछले साल जिन साधनों से आय प्राप्त हुई वो इस प्रकार है। पंचायत की जमीन पट्टे पर देने से हमें 9 लाख रुपए प्राप्त हुए, तालाब को पट्टे पर देने से 2 लाख रुपए प्राप्त हुए, सरकारी ग्रांट 85 लाख का हुआ, कुल आय प्राप्त हुई हमें 96 लाख की, जिसमें से कुल खर्चा भी आया जैसे तालाब की खुदाई सफाई, दीवार बनाई, सड़क बनाई, लाइटें लगवाई, इसमें 50 लाख का खर्चा आया। स्कूल के साथ वाली सड़क का निर्माण 10 लाख का हुआ। ई लाइब्रेरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन 5 लाख में बनकर तैयार हुआ। रामदेव मंदिर में शेड का निर्माण 5 लाख में हुआ। गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने में 10 लाख का खर्चा आया। पार्क में एक्सरसाइज मशीनें 3 लाख की लगी। शौचालय की साफ सफाई 2 लाख की हुई। कुल 85 लाख रुपए पिछले वर्ष खर्च हो गए तथा 11 लाख रुपए पंचायत के खाते में जमा है। आदरणीय ग्रामवासी, क्या मनीषा जी की बताए हुए हिसाब किताब से आप सहमत हैं? सरपंच साहिबा, जो आपके खाते में 11 लाख रुपए हैं वो खर्च क्यों नहीं किए? सचिव मनीषा जी समझाइए। ये बढ़ रही है, बहुत बढ़िया, देख लेना। ग्राम वासियों, जो पंचायत की जमीन हम पट्टे पर देते हैं व तालाब को पट्टे पर देते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो हमें सरकार की स्कीम के अंतर्गत सरकार के खाते में जमा करवा देते हैं ताकि गांव की आय दुगनी हो और गांव को फायदा हो। आज की बैठक की कार्यवाही हम लेखा परीक्षण पर करेंगे। लेखा परीक्षण की रिपोर्ट मनीषा जी आपके सामने पेश करेगी। आदरणीय सरपंच साहिबा, जैसे कि आपको पता है मार्च 2024 में कोई ऑडिट ही नहीं लगा। इस बार भी लेखा जोखा और लेखा परीक्षण सही होने के कारण कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगा। अब बजट और भावी विकास पर चर्चा होगी। पंचायत के अनिवार्य खर्च जैसे बिजली का बिल 5,000 रुपए, सफाई कर्मचारियों का वेतन 2,50,000, खेल कूद पर खर्चा 20,000, कुल खर्चा 2,75,000, निर्माण कार्य पब्लिक कार्य 2 लाख रुपए, जन स्वास्थ्य व शिक्षा 70 लाख, अन्य 10 लाख, कुल 1 करोड़। सरकारी अनुदान PRI अनुदान 40 लाख, नरेगा 50 लाख, कुल 90 लाख। बजट अनुमान 2025 और 26। आमदनी ग्राम पंचायत के अपने स्रोत से पंचायत जमीन को पट्टे पर देने से 8 लाख रुपए, तालाब को पट्टे पर देने से 3.5 लाख रुपए, कुल 11.5 लाख रुपए प्राप्त हुए। सरकारी अनुदान PRI अनुदान 60 लाख, नरेगा 40 लाख, कुल 1 करोड़। बजट अनुमान सार बीत वर्ष में आमदनी 1,11,50,000 की हुई, जिसमें से खर्चा 1 करोड़ का आया। वर्ष के अंत में अनुमानित बकाया 11,50,000। भावी विकल्प योजना। आज की कार्यवाही में हम आगे भावी विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा सभी सज्जनों से अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें और अपनी अपनी समस्या बताएं ताकि हम उसका हल कर सकें। सरपंच साहिबा, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। उषा जी बोलिए। स्कूल के जो 10 कमरे अधूरे हैं, क्यों न इन कमरों को बनवाने का कार्य ग्राम पंचायत और ग्रामवासी करें, क्योंकि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हमें बताते हैं कि स्कूल में बैठने के लिए कमरे नहीं हैं।
अनीशा जी, क्या हम इन कमरों पर अपने स्तर पर कोई कार्य कर सकते हैं? महोदय, यह शिक्षा विभाग का मामला है, तो आप प्रधानाचार्य से यह पूछने का कष्ट करें कि विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही चल रही है। प्राचार्य महोदय, सम्मान के योग्य है सरपंच साहिबा और सारे ग्रामवासी, यह मामला मेरे आने के पहले का है। मैं कुछ दिन पहले ही विभाग तथा वित्त विभाग में जाकर आई हूँ। उन्होंने मुझे एक नया इंस्टीमेट बना कर दिया है। अगर ग्रामवासी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर अपने लेवल पर ग्राम पंचायत व ग्रामवासी गांव के दानवीर हैं, उनकी राशि को जोड़कर अगर विद्यालय के कमरों को निर्माण पूरा करवा सकें। ग्रामवासियों, जैसे प्राचार्य महोदय ने कमरों की कहानी बताई, उस अनुसार कई सालों से कमरों के पैसे नहीं आए। अगर गांव के कुछ संपन्न लोग और पंचायत के सदस्य मिलकर इन कमरों का कार्य पूरा करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को बैठने में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और कमरों की संख्या कम है। सरपंच साहिबा, गांव के जो लोग सहायता करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें और इस पवन कार्य को करवाने के लिए सहायता करें, कष्ट करें। इसके लिए हम अलग संपन्न लोगों की विचार विमर्श करेंगे। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ सुषमा जी, बोलिए। सरपंच साहिबा, कल आपको पता है कि हमारे गांव के बच्चे बहुत से खेल में आते हैं और हमारे गांव की बेटी सविता पूनिया जो हॉकी टीम की कैप्टन है, और आपको पता है उनके नाम का एक स्टेडियम खुलाया जाए और उससे हमारे गांव के बच्चों का विकास होगा। स्टेडियम निर्माण का कार्य चल रहा है सुषमा जी। मैंने सरकार को लिखित में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव दिया है। सरकार ये कह रही है कि हम जल्द ही आपके गांव में सविता पूनिया के नाम से स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे। सरपंच साहिबा, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? हाँ सुषमा जी, आप अपने विचार बोलिए। हमारे गांव में कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार में कमाने वाला नहीं है, तो उनके पास भी कोई काम नहीं है, तो क्यों ना पंचायत कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे महिलाओं को कार्य मिल सके तथा वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मेरे विचार है कि क्यों ना गोस्वामी समाज से गुलाबगिरी भवन को लेकर उसमें सिलाई सेंटर व कटाई सेंटर, पापड़ व बड़ी बनाने का कार्य शुरू किया जाए, जिससे महिलाओं को काम मिल सके तथा उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, और पंचायत को भी इससे, ग्राम पंचायत को भी इससे बहुत आमदनी होगी। मैं मोनिका जी पंच, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वह समझदार है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि ये कार्य जल्दी ही शुरू करें। गोस्वामी समाज से बात कर धर्मशाला लेकर यह कार्यवाही जल्दी ही शुरू की जाए। सरपंच साहिबा, मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। हाँ आंचल जी, आप भी अपने विचार रखिए। सरपंच साहिबा, एडीओ साहब बैठे हैं। हमारे गांव में ज्यादातर चावल की खेती की जाती है, वह पराली जलाने पर पाबंदी है। पराली की गांठ बनाने वाली मशीन बहुत कम है, जिससे किसानों की गेहूं की बिजाई लेट होती है। इससे बहुत से किसान परेशान हैं। एडीओ साहिबा। सम्मानित ग्रामवासियों, सरकार ने पराली जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है। जब हम पराली जलाते हैं तो प्रदूषण होता है और जो मिट्टी में मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। सरकार ने मशीनें भेज रखी हैं और कुछ मशीनें लोगों ने ले भी रखी हैं। तो आपके गांव में चावल की खेती का रकबा ज्यादा है, इसी से आपको परेशानी है ना, तो आपको बता दें कि लगभग 60% कार्य गांठ बनाने का हो चुका है और आगे भी हो जाएगा। 4-5 दिनों में सब कुछ संभल जाएगा। गेहूं की बिजाई में अभी 10 दिन बाकी है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1-2 साल में सब कार्य समय पर होने लग जाएगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर अपनी फसल दर्ज करवा ले, क्योंकि भविष्य में मेरी फसल की बिक्री खाद, डीएपी, यूरिया उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर अपनी फसल दर्ज करवा रखी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद एडीओ साहिबा, आपने हमारे किसान भाइयों को भविष्य के लिए अवगत करवाया है। आपने हमारे किसान भाइयों की परेशानी कम करते हुए उन्हें बिजाई का समय बता दिया है, तथा आप ऐसे ही आगे
सरकार की स्कीमों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताते रहिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। जी सरपंच साहिबा। सरपंच जी, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। हाँ रोशनी जी बोलिए। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में नौजवान बच्चे व स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। यह हमारे गांव के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे गांव में गली गली व नुक्कड़ नुक्कड़ पर नशे को परोसा जाता है। आज आपका बच्चा इससे बचा हुआ है, कल न कल आपका ही हमारा बच्चा इसका शिकार हो सकता है। मैं चाहूंगी कि रानी साहिबा आप इस पर जरूर विचार करें। सच साहिबा। सरपंच साहिबा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एसपी साहब श्री दीपक जी सारण इस विषय पर बहुत ही गंभीर है। उन्होंने पूरे जिले में नशे के खिलाफ मुहिम चला रखी है और मेडिकल हॉल वालों को भी हिदायत दे रखी है कि कोई भी बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई न दे और मेडिकल हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दे रखे हैं। उन्होंने अपने तथा प्रत्येक एसएचओ के नंबर जारी कर रखे हैं। अगर कोई भी नशे बेचने वाले की सूचना देगा तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी तथा सूचना देने वाले का नाम व नंबर गुप्त रखा जाएगा। सभी लोग इसमें पुलिस तथा प्रशासन का सहयोग करें। वो दिन दूर नहीं जब हम नशे को अपने जिले और गांव से पूर्ण रूप से मिटा नहीं देते। थैंक यू। आप ये ध्यान रखना कि आप चाहोगे तभी ये नशा छूट सकता है। आपकी मुक्ता या नजरअंदाज के कारण यह सब चलता है। आप मेरे पर और एसपी साहब पर पूरा भरोसा रखो। हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। आप सभी का ग्राम सभा में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमने युवा ग्राम सभा में जो मामले चर्चा में लिए हैं, हम हर ग्रामवासी सभी मिलकर इन पर अमल करेंगे और हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। एक बार फिर मैं आप सभी सज्जनों का हाथ जोड़कर सादर अभिनंदन करती हूं। और जो आजकल बेटियों के लिए एक चिंता का विषय है, उस पर हमारे विद्यालय की छात्रा दिव्या जी आपको एक कविता सुनाएगी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं मंत्र भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गई तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन सारी बर्बरताओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची मगर कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इन समाज की बातें सुन सुन टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र की लड़की है, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, उन सारी बातों को, कैसे भूलूं उन तकलीफों को, उन सारी चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएंगी, पर मन की पीड़ा वो तो सारी उम्र साथ रह जाएंगी। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता।
जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ मिलकर प्रण लो मेरे साथ और यह ऐलान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। थैंक यू। युवा ग्राम सभा में सभी का आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारी युवा ग्राम सभा देखने आए। धन्यवाद। कंप्लीट। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे देश के लोकतंत्र का बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर जो सबसे निचला पायदान जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, उसकी कार्यवाही को आप सभी ने देखा कि कैसे हमारे स्कूल के इन छात्रों और छात्राओं ने मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। और इसी के साथ मैं आज के इस सभा के जो जजेस हैं, जगदीश जी और सुरेश जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना है कि वो भी अब मंच पे आएं और हमारे स्कूल के छात्रों को कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञान की बातें बताएं। धन्यवाद। सामने रखें। सभी अध्यापक साथी व प्यारे बच्चों, मेरा आपको नमस्कार। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और कई बच्चों ने तो मन ही मोह लिया। इतना बढ़िया बोले कि मुझे लगता था जैसे रोंग कांटे खड़े होते हैं ना, ऐसे रोंग कांटे खड़े हो रहे थे। और सरपंच महोदय गजब की आवाज थी। तो सभी बच्चे एक बार ताली बजाएंगे सरपंच के लिए। ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो युवा पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है। इसका उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक गुण हमारे बच्चों के छोटे जीवन में ही डाल दिए जाए। गांव में पंचायत होती है, 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग कभी नहीं होती। जब आप सारे बच्चे बड़े होंगे, आप में से पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे, तो सरपंच बनने वालों को भी पता होगा और नाम बनने वालों को भी पता होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। अभी हमारे गांव पंचायतों में सरपंच तो बदले जाते हैं, लेकिन उनके पास एक बैग होता है, वो नहीं बदला जाता। वो सरपंच बनता है तो उसके गर्दे आते हैं, और वो सरपंच बनता है तो उसके गर्दे आते हैं। और इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि एक का घपला किया हुआ दूसरा ढक के रखता है और दूसरे का किया हुआ पहला ढक के रखता है, बताता नहीं है किसी को। और ये इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है अब इस उम्र के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ रहे हैं, वो पंचायत ही नहीं, वो एमएलए सदर, एमपी सदर के जो चुनाव होते हैं उनमें भी ध्यान रखेंगे। एक बार बच्चों, मैं हुड्डा में रहता हूं, वहां एक फ्लैट में आर्थिक रूप से कमजोर घरों के लोग रहते हैं। वहां थेड़ की खुदाई हुई थी, तो थेड़ वाले वहां आ गए थे। तो मुझे ऐसे क्षेत्र में जाने का मन रहता है। मैं रेलवे लाइन के साथ झोपड़पट्टी में या उन थेड़ उन परिवारों में मैं कई बार घंटा घंटा बिता आता हूँ। तो महीने पहले की बात है, मैं वहां गया था फ्लैट में। तो वहां जाकर एक
बुढ़िया औरत मुझे मिली। मैंने पूछा आंटी जी कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा बेटा नरक में जी रहे हैं। आप देखो पानी का प्रबंध नहीं था, फ्लैट की सारा सिस्टम बंद, और फ्लैट कहाँ है? सेक्टर 19 में, और उसके एक चारदीवारी बीच में है और उसके दूसरी तरफ 500-500 गज की कोठियां हैं, उनमें सारी सुविधा है। जब बिजली चमकती है, बादरा लाइट दिखती है, तो उन बस्तियों की लाइट काटी जाती है पहले जो गरीब मोहल्ले हैं, और हुड्डा की लाइट नहीं कटती। मैं कई बार बिजली बोर्ड के जो हुड्डा में ऑफिसर रहते हैं उनको भी कहता हूं कि जब बिजली चमकती है, आंधी आती है, तो हुड्डा की लाइट क्यों नहीं कटती? आप कीर्ति नगर की, थेड़ मोहल्ले की और शमशाबाद पट्टी की, प्रेम नगर की, इधर की आप लाइटें कैसे काट देते हो? तो ये देश को आजाद हुए काफी साल हो गए, लेकिन अज्ञानता ने अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। तो हमारे बच्चे ज्ञानवान बने, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझेंगे, तब ये बात बनेगी। तो उस आंटी जी ने बताया कि बेटा हम ठीक नरक की जिंदगी जी रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या बात है, ठीक कैसे जी रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि बेटा हम 500-500 रुपए में वोट बेच देते हैं। यदि हम 500 रुपए में वोट बेच देंगे तो हमारे पानी का प्रबंध कौन करेगा? अब हुड्डा वाले वोट बेचते तो है नहीं, ये एमसी चुने जाएगा, उस पर दबाव बना के रखते हैं। लेकिन हमारी एक गलती है कि हम 500 रुपए के लोभ में आ जाते हैं, उस दिन वोट दे देते हैं, फिर 5 साल हमारा कोई वाली वारिस पूछने वाला नहीं होता। तो ये बच्चों को बचपन में अपनी स्कूली शिक्षा में ही लोकतांत्रिक वैल्यू को समझाने के लिए ये सिस्टम शुरू किया गया है। इसी के पैरेलल एक यूथ पार्लियामेंट भी चलती है, युवा संसद, जो अभी 35 स्कूलों में हुई थी 3-4 साल से। मुझे सौभाग्य से सिरसा जिले के सभी स्कूलों में यूथ पार्लियामेंट और युवा पंचायत कराने का मौका मिल रहा है। तो मैं अनेक स्कूलों में भी जाता हूं, बच्चों से मिलने का भी मौका मिलता है। आपके बच्चे मैंने यहाँ के देखे, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ हैं शरारती जो बाकी बच्चों की पढ़ाई नाश कर रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते स्टाफ सदस्य से निवेदन है, माँ बाप को बुलाइए और उन बच्चों को उनको सौंप दीजिए ताकि बाकी बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। मैं खैरपुर स्कूल में था, ऐसे 3-4 साल पहले अव्यवस्था थी। 400 बच्चों में से सिर्फ 16 बच्चे निकाले, बाहर किया, और बाकी 384 बच्चे आराम से पढ़ने लगे और 3-4 साल हो गया पढ़ रहे। हमें कुछ कह देते हैं भाई कि हम किसी बच्चे को निकालेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कहता हूं आप उन 16 बच्चों के पीछे 384 की जिंदगी मत खराब कीजिए। जो माँ बाप पढ़ाना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसे स्कूल में रखिए, और बाकी के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं जाओ। तो आप, मेरा ये आपको एक सुझाव है, हो सकता है आपको ठीक ना लगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके माँ बाप और जो बच्चा अपना जीवन सुधारना चाहता है, उनका ध्यान ज्यादा करना चाहिए। जैसे साइंस कमरे में मैं था 40 मिनट, वहां जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उन बच्चों से भी, 3 बच्चे थे, उनसे बात की, उन्होंने भी सॉरी बोली, लेकिन वो व्यवस्था मुझे अच्छी नहीं लगी। जबकि साइंस के बच्चे थे 15, 20, 30 बैठे थे, बड़े अच्छे बच्चे थे, और उनका टीचर साइंस पढ़ाने वाला गजब का, उनकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की थी, बहुत गजब का टीचर। मैं चाहूंगा कि उस अध्यापक को ईश्वर, मेरी उनके प्रति शुभकामना है, वो सुख समृद्धि प्राप्त करे, क्योंकि जरूरतमंद बच्चों को अपना ज्ञान कोई दे के जाएगा तो भगवान उसकी मदद अवश्य करेगा। तो आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, थोड़ा बहुत पैर इधर उधर है वो अपने रास्ते पर वापस आ जाओ, क्योंकि आपको शिक्षा ही आपका घर ठीक कर सकती है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यदि आपने बढ़िया पढ़ा तो आज जो आपके घर की स्थिति है वो बहुत ठीक हो सकती है। आप एजुकेशन के आधार पर आपके घर के जो माँ बाप के आपके हालत है वो आप ठीक कर सकते हो। आप, मैं आपको एक छोटी सी कहानी, थके तो नहीं हो क्या? नो सर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं।
एक लेडीज थी, आज से 40 साल पहले की बात, 40 तो नहीं 35 साल की होगी, पहले की बात बताता हूँ। मेरे पास एक लेडीज आती है, कहती है कि मैं आपके स्कूल में सफाई कर दूंगी, आप मेरे बच्चे पढ़ा दो। मैंने कहा पढ़ा देंगे। उसने स्कूल में सफाई भी की और मेरे बेटे का लालन पालन भी किया, एक प्रकार की मां बन के किया 5वीं तक। और उसकी बच्ची बड़ी हुई, +2 की, +2 करके मैंने उसे जेबीटी करवाई। मैंने क्या करवाई? कुछ नहीं करवाया, अगली ने काम किया था। उसकी मां ने अपना सारा कुछ उस पर दिया था। 16 साल तक उस मां ने अपने घर में रोटी नहीं बनाई, सुबह की शाम और शाम की सुबह घर से लेके जाती थी। 12 बड़ी बच्ची, 12 पढ़ के जेबीटी कराई। जेबीटी करने के बाद जेबीटी नौकरी, वो टीचर लग गई। टीचर लगने के बाद उसकी शादी हुई, वो लड़का भी जेबीटी के बाद टीचर लगा हुआ है। आज दोनों 2,90,000 रुपए महीने के ले रहे हैं। जिस मां ने 16 साल तक खाना नहीं बनाया, उस घर में आज 2,90,000 रुपए महीने के आ रहे हैं। और वो पहले नाथुसरी से निकल के चोपटा आई, चोपटा में घर लिया, कोठी बनाई, पैसे ज्यादा दिखने लग गए, गर्मी बढ़ गई पैसों की, तो बोली कि मुझे सर हुड्डा में रहना है, घर ले दो। अब मेरी हिम्मत नहीं होती मैं प्लाट लेकर घर तुरंत बना बनाया खरीद लूं। कहती हमसे बढ़ता नहीं, बना बनाया दिलवा दो। उन्होंने कोठी खरीदी और अब वो 20 लाख की गाड़ी लेके आई है। उनकी 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़की MBBS कर रही है। आज उसकी घर की हालत किसी ने बदली है तो वो शिक्षा ने। आप बच्चों, थोड़े समय में मैं बताता हूं कि आपका कोई मित्र और कोई सहेली नहीं है दुनिया में। आपकी सहेली आपका मित्र है, आपकी माँ और बाप। यदि अपने माँ बाप के अलावा आपने कोई मित्र बनाया तो वो आपकी जड़ें खोदेगा, आपको अपने जीवन से भटकाएगा वो। आप अपनी माँ को मित्र बनाइए, आप अपने बाप को मित्र बनाइए और आप टीचर के प्रति श्रद्धा रखिए, आप सम्मान रखिए। जब आप कामयाब हो जाओगे तो इन 3 व्यक्तियों के अलावा सारे व्यक्तियों को जलन हो जाएगी। जब आप कामयाब होगे तो इन तीनों के अलावा सारे जलन हो जाएगी उनको। तो आप अभी जो बच्चे जिनको लगता है कि मुझे टेढ़े बाल करवाने हैं, बोहे काटनी है, हाथ में कड़ा रखना है, कानों में कुंडल डालने हैं, वो अभी रास्ता यदि पकड़ चुके हैं तो छोड़ दे और अपने अध्यापकों को सम्मान के साथ बोले कि मुझे गलती हो गई और मैं अब वो करूंगा जो मेरी मैम या मेरे सर मुझे कहेंगे। आपके लिए यही देवी देवता है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है जो आपका जीवन बदलने के लायक है। थैंक यू वेरी मच।